हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया, भारत में शास्त्रीय भाषाएं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा या क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया है। ये 5 भाषाएं हैं: मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत। इससे पहले भी 6 भाषाएं इसमें शामिल थी, यानी कुल मिला के अब 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं या क्लासिकल भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये टॉपिक यूपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में जो भारत सरकार है उसने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ये भाषाएं हैं मराठी, इनको ध्यान रखिएगा। मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है, हालांकि इसके लिए जो महाराष्ट्र सरकार है उसने 2013 में ही केंद्र को एक बिल बना के भेजा था कि मराठी को क्लासिकल भाषा के अंदर या शास्त्रीय भाषा के अंदर दर्जा दिया जाए, बट अभी ऐसा इनको करने में लगभग 11 साल का समय लगा है। इसके अलावा बंगाली जो बंगाल के आसपास बोली जाती है, बंगाली लैंग्वेज, आसामी जो असम क्षेत्र में बोली जाती है, उसके अलावा पाली और प्राकृत। ये देखिए, ये बहुत प्राचीन भाषाएं हैं, पाली या प्राकृत। और अगर हम इनका इनका इतिहास देखें तो जितना शायद संस्कृत है उसके आसपास का ही इनका भी इतिहास है। और पाली और प्राकृत अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी कि जो बौद्ध साहित्य है स्टार्टिंग वाला, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जो जैन लिटरेचर है यानी कि जैन साहित्य, वो इन्हीं भाषाओं में लिखा गया है। यानी कि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आरंभिक वाला इन्हीं भाषाओं में लिखा गया है। और इवन जो भगवान बुद्ध थे वो पाली भाषा में ही अपने प्रवचन को देते थे। भगवान बुद्ध ने अपनी जो प्रवचन दिए वो पाली भाषा में दिए। और स्टार्टिंग के जो बौद्ध लिटरेचर है जिनको हम त्रिपिटक बोलते हैं, त्रिपिटक जिसमें कि सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब आते, ये सारे के सारे किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए। पाली का मतलब जो मगध या पाटलिपुत्र के आसपास जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा को पाली बोलते थे। प्राकृत का मतलब ये लोकल लैंग्वेज ही थी, जैसे इसमें अर्धमागधी वगैरह सब आते थे। अर्धमागधी में जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे। और जो आरंभिक जैन साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया? वो प्राकृत का ही अर्ध एक रूप है जिसको अर्धमागधी बोला जाता है। ये भी मगध के आसपास बोला जाता है। तो ये भी काफ़ी प्राचीन भाषा है जो भारत में प्रचलित थी। तो इनको किसका स्टेटस दिया गया है? क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का स्टेटस दिया गया है। ये जो चीज़ थी यानी क्लासिकल स्टेटस देने की जो परंपरा थी इसको 2004 में आरंभ किया गया था। तो जैसे मैंने बताया कि अभी 5 भाषाएं हैं जिनको 2024 में ये दर्जा दिया गया। उससे पहले भी कुछ भाषाएं थी यानी कि 6 भाषाएं जिनको ये दर्जा दिया गया था। इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। इसका जो क्राइटेरिया होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय इसको डिसाइड करता है। सबसे पहले 2004 में तमिल भाषा, तमिल एक प्राचीन भाषा है संस्कृत के समान, इस भाषा को किसका दर्जा दिया गया था? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 2005 में किसको दर्जा दिया गया? संस्कृत को दर्जा दिया गया। फिर 2008 में किसको दर्जा दिया गया? तेलुगु और कन्नड़ को। तेलुगु कन्नड़, तेलुगु जो आंध्रा क्षेत्र में बोली जाती है और कन्नड़ जो कर्नाटका क्षेत्र में बोली जाती है। मलयालम को 2013 में, जो कि केरल की भाषा है, मलयालम प्राचीन भाषा है। और उड़िया जो उड़ीसा क्षेत्र में बोली जाती है, इसको 2014 में। तो 2014 में लास्ट स्टेटस दिया गया था। 2014 के बाद किसी भी भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो 2024 में काफ़ी क्षेत्रों से या काफ़ी राज्यों से भाषाओं को शामिल करने की डिमांड आ रही थी। तो ये जो 5 भाषाएं थी इनको शामिल कर लिया गया। यानी कि टोटल मिला के अब जो भाषाओं की संख्या है, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वो 5 और पुरानी 6, यानी कि टोटल मिला के 11 भाषाएं। और ये जो 11 भाषाएं ये भारतीय संविधान के शेड्यूल 8 में शामिल है, यानी कि अनुसूची 8 में ऑलरेडी ये शामिल है, उन्हीं को शामिल किया गया है। अब देखिए इसके लिए क्या क्राइटेरिया या गाइडलाइंस डिसाइड की जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक बॉडी है भारत सरकार की जिसको संस्कृति मंत्रालय बोलते हैं। उसने इसके लिए 4 कंडीशन रखी हुई है कि इन 4 कंडीशन को कोई भी भाषा फुलफिल करेगी तब हम उसको क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा देंगे। तो ये क्राइटेरिया कौन कौन सा, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको भी ध्यान में रखेगा। पहला कि इसकी जो हिस्ट्री होनी चाहिए यानी कि कितनी पुरानी होनी चाहिए, आज से लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी, यानी कि इतना पुराना इसका इतिहास होना चाहिए। यानी कि 1500 से 2000
वर्ष पुराना इसका क्या होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए, इतनी पुरानी ये भाषा होनी चाहिए, तब क्या करा जाएगा, इसको शामिल किया जाएगा। दूसरा, ये सब फुलफिल करना चाहिए तभी शामिल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा, इसका जो एनिशियंट लिटरेचर है विच इज कंसिडर्ड अ वैल्यूएबल हेरिटेज, यानी कि इसके द्वारा बोले जाने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो स्पीकिंग है, जैसे मान लीजिए बंगाली स्पीकिंग या तेलुगु स्पीकिंग है, जो भी है, वो इसके जो लिटरेचर को यानी कि प्राचीन इतिहास को एक क्या समझते होंगे, एक वैल्यूएबल हेरिटेज समझते होंगे। और उसके अलावा ये जो लिटरेसी ट्रेडिशन है, यानी कि ये जो साहित्य है, ये कहीं से उधार नहीं होना चाहिए। साहित्य यानी कि ये क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ये मौलिक साहित्य होना चाहिए, मौलिक साहित्य होना चाहिए। और ये क्या नहीं होना चाहिए, कहीं से भी आपने क्या ना लिया हो, कॉपी ना किया हो, उधार ना लिया हो। और चौथा है यूनिक लिटरेचर। यूनिक लिटरेचर का मतलब ये जो अभी आधुनिक लिटरेचर है, मॉडर्न लिटरेचर, उससे डिफरेंट होना चाहिए। तो 4 क्राइटेरिया को आप ध्यान में रखना, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं। कौन डिसाइड करता है, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि भाषा का इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए, 2000 साल पुराना। और ये जो प्राचीन साहित्य है वो यूनिक यानी कि वैल्यूएबल हेरिटेज, इसके द्वारा जो बोले जाने वाले लोग हैं वो इसको एक वैल्यूएबल हेरिटेज समझते हो। दूसरी चीज़ है ये ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से भी उधार या कॉपी ना किया हो गया हो। और दूसरी बात है यूनिक होना चाहिए, यानी कि मॉडर्न लिटरेचर से डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये 4 क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, चारों के चार को, तब उसको हम किस कैटेगरी में लाएंगे, साहित्य भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी में लाएंगे। अब देखिए, इससे मान लीजिए किसी भाषा को अगर आपने क्या क्रिएट कर दिया, अगर उसको आपने शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तो उससे क्या क्या आपको बेनिफिट होंगे। पहली चीज, पहला जो बेनिफिट होगा कि 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार या नेशनल अवार्ड्स उसको क्या दिए जाएंगे, हर साल दिए जाएंगे। इसके अलावा इसके प्रमोशन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए क्या किया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे जहाँ पे इसके प्रचार प्रसार की प्लानिंग की जाए और उसको प्रचार किया जाए। दूसरी बात है कि इसके जो लिटरेचर होगा उसका डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटलीकरण होगा, डिजिटली, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होगा, डिजिटलीकरण होगा। और इनके इसका डॉक्यूमेंटाइजेशन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन भी इसका किया जाएगा, यानी कि और इसके लिए इससे सरकार का ये भी मानना है कि इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि रोजगार भी मिलेगा। तो 4 इसके बेनिफिट है, यानी कि अवार्ड्स मिलेंगे 2 नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, और उसके अलावा इसके प्रमोशन के लिए सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट होगा। इसके जितना भी लिटरेचर है उसका डिजिटाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन होगा। और उसके अलावा इससे सरकार का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। और जैसे मैंने बताया कि ये जो 11 की 11 भाषाएं ये 8 शेड्यूल में शामिल है। तो भारतीय संविधान का 8 शेड्यूल अगर हम इसको देखें तो आर्टिकल 343 से, आर्टिकल 343 से टू आर्टिकल 351, इसमें देखिए स्टार्टिंग में अगर हम 1950 की बात करें तो 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। और बाद में अब ये जो संख्या है वो 22 भाषाएं इसमें पार्ट है, क्योंकि 1967 में अमेंडमेंट किया गया, फिर 92 में अमेंडमेंट किया गया, फिर 2003 में अमेंडमेंट किया गया। पहले हम देखते हैं कि ओरिजिनल जो 14 भाषाएं हैं वो कौन सी थी, उसके बाद हम देखते हैं कि जो अमेंडमेंट के बाद है, तो इनको भी याद में रखिएगा। तो पहली भाषा आसाम से, जिसको हम आसामी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि आसामी को भी क्लासिकल लैंग्वेज, यानी कि जो आसामी है अब वो किसका पार्ट है, वो शास्त्रीय भाषा का पार्ट है, यानी कि इसको किसका स्टेटस दिया है, क्लासिकल, यानी कि शास्त्रीय भाषा का स्टेटस इसको दे दिया है। और अभी हमने पढ़ा था बंगाली, तो दूसरी भाषा आसामी थी, उसके अलावा बंगाली। तो इसलिए मैंने बताया था कि सारी की सारी शेड्यूल 8 में, ये भी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बंगाली, इसको भी क्या कर दिया गया, क्लासिकल स्टेटस दे दिया गया, अभी रिसेंटली दिया क्लासिकल भाषा। उसके अलावा उड़िया तो पहले से है, उड़िया पहले से, तेलुगु पहले से, तमिल भी है, और आपने पढ़ा था मलयालम भी है, ठीक है, कन्नड़ ऑलरेडी है। अभी किसको दिया गया, मराठी को, जो रिसेंट में किसको दिया गया, मराठी को, तीसरी भाषा इसको दर्जा दे दिया, किसका, क्लासिकल लैंग्वेज का। इसके अलावा गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत को ऑलरेडी 2004 में ऑलरेडी स्टेटस इसको, सॉरी 2005 में ऑलरेडी स्टेटस दिया गया उर्दू। तो ये 14 भाषाएं स्टार्टिंग में थी, और उसके बाद अभी हमने क्या कर दिया, बाद में कुछ अमेंडमेंट किए गए, जैसे कि 1967 में 21st अमेंडमेंट किया गया, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके थ्रू हमने किसको जोड़ा, सिंधी, सिंधी को हमने शेड्यूल 8 में जोड़ा। 92 में फिर हमने अमेंडमेंट किया, 71st, ये सब संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, हालांकि पॉलिटी का पार्ट है। तो हमने क्या किया, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके थ्रू हमने कितनी भाषाओं को जोड़ा है, इसके थ्रू हमने 3
जो भाषाएं थी उनको हमने शेड्यूल 8 में जोड़ा। वो कौन कौन सी थी? कोंकणी, जो कोंकण क्षेत्र में बोली जाती है, उसके अलावा मणिपुरी, जो मणिपुर क्षेत्र में बोली जाती है, उसके अलावा नेपाली, इनको भी हमने शामिल किया था। फिर 2003 में 92nd अमेंडमेंट किया गया था और उसमें हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को हमने शामिल किया था। उसके बाद 2003 के बाद किसी भी नई भाषा को शेड्यूल 8 में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन कई भाषाएं जैसे राजस्थानी वगैरह लगातार डिमांड की जा रही है। 2011 में हमने उड़िया थी उसको ओडिया में चेंज किया, शब्द में परिवर्तन किया, बट उसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो अभी करंट में जो सिचुएशन है, 11 क्लासिकल लैंग्वेज है और 22 आपकी शेड्यूल 8 में है। और जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज वो किसका पार्ट है? वो शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस है उन्हीं को उसमें शामिल किया गया। तो ये 2004 से प्रोसेस स्टार्ट की गई थी। अगर पूछा जाएगा सबसे पहली भाषा कौन सी थी तो वो तमिल। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए टॉपिक से किसी नए दिन आपसे मुलाकात हो।